हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत विज्ञान करता केंद्र हूं। परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में संयोजकता को देख लिया था। आज हम लोग परमाणु साइज से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा व्यू आता है उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। इधर से व्यू भी थोड़ा डाउन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा काम करेंगे क्योंकि मैं आपका काम कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु साइज। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। क्या मतलब हुआ इसका कि परमाणु का साइज से किसका पता चलता है? परमाणु के त्रिज्या का। मतलब बड़ा परमाणु है, अगर वो परमाणु का साइज बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ा होगा, और छोटा है तो छोटा होगा। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी को परमाणु के साइज द्वारा दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से केंद्र है और ये बाहरी साइज है, तो यही ना हुआ त्रिज्या, ये त्रिज्या हुआ। तो इसी से उसका क्या दर्शाते हैं? परमाणु का साइज दर्शाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पीएम है। पीएम मतलब वो पिकोमीटर। एक पिकोमीटर मतलब बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 होता है। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का डाटा डिक्टो उठा के पूछ देता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन टफ बनाने के लिए ये पूछ दे कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कितनी होती है? 37 पीएम होती है। आगे कह रहा है, देखिए कि आइए हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की भिन्नता का अध्ययन करें। आवर्त आपको कल बताए थे कैसा होता है? ऐसे सोया वाला। और समूह ग्रुप कैसे होता है? ऐसे होता है। तो वही कह रहा है कि आज हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि ग्रुप में जब हम ऐसे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, और पीरियड्स में जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या चेंज होगा परमाणु साइज में। हमेशा याद रखिएगा जब भी पीरियड का बात होगा ना, पीरियड में किधर से जाएंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। और जैसे ग्रुप का बात होगा ना, ग्रुप का जैसे बात आएगा ना, टॉप से बॉटम आएंगे, टी से बी आएंगे। हमेशा याद रखिएगा ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, और पीरियड्स का जब बात होगा तो हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। कह रहा है कि आप देखेंगे कि जब आवर्त में आप बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, आपको बताए थे ना आवर्त में हम लोग क्या जाएंगे? हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो घटता है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है। परमाणु का साइज बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, और प्रोटॉन की संख्या जैसे बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को जो है बाहरी कक्षा का वो खींचते जा रहा है, उसको जैसे खींच रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से ये इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, तो ये इसको खींच रहा है, इधर इधर खींच रहा है, अपने ओर खींच रहा है। तो इसका साइज ऑटोमेटिक है कि क्या होगा? घटते जाएगा। ऐसा समझिए कि रस्सी को टान रहा है, जोर से खींच रहा है, तो इसका क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा। वही वो कहना चाह रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे, आपको बताए थे ग्रुप में हमेशा क्या आते हैं? टॉप से बॉटम। नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। याद रखिएगा पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा घटेगा, समान रहेगा, तो क्या होगा? घटेगा। और यह आपको एलिमेंट दे देगा कि लेफ्ट से राइट एलिमेंट दे देगा, इसमें से कौन सा साइज बड़ा है छोटा है, ये आपको फाइंड करना है। वो हुआ पीरियड का बाद। ग्रुप में क्या करेंगे हम? टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? परमाणु का साइज बढ़ेगा। याद रखिएगा ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, नया सेल क्या होता है? ऐड हो जाता है, इसलिए साइज क्या होता है? नीचे आने पर बढ़ जाता है। याद रखिएगा। लेकिन पीरियड्स में तो साइज बढ़ेगा, सेल ऐड नहीं होगा ना, वही इसलिए उसमें साइज घट जाता है। उसमें प्रोटॉन बढ़ता है और वो खींचने लगता है बाहरी इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इस पर एक सेल ही नया बढ़ जाता है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। इससे नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? नाभिक तथा दूरी, बाहरी कोश की दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने से भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। इस कारण क्या हुआ? नाभिक का आवेश बढ़ जाने से भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाता है, त्रिज्या बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका क्या हो जाता है? साइज भी बड़ा हो जाता है। याद रखिए आगे क्या कह रहा है कि NaMg जैसी धातुएं सारणी में बाईं ओर, सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं दाईं ओर स्थित है। आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि Na और Mg बाईं ओर है, वहीं सल्फर और क्लोरीन किधर है? दाईं ओर स्थित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मध्य में सिलिकॉन स्थित है। मध्य में कौन है? सिलिकॉन
स्थित है, जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सिलिकॉन को? अर्धधातु या उपधातु, जिसे मेटेलॉइड कहते हैं। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अर्धधातु या उपधातु का मतलब ही हुआ कि वो धातु का भी गुण प्रदर्शित करेगा और उपधातु का भी गुण प्रदर्शित करेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी रेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में कौन सी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है। तो कौन सी रेखा है वो जो धातु को अधातु से अलग करती है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो धातु को अधातु से अलग करती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो ऑप्शन रहेगा धातु को धातु से, धातु को उपधातु से, उपधातु को धातु से। तो आप मारिएगा कि धातु को धातु से। यहाँ देखिए धातु को धातु से कौन अलग करता है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इस रेखा पर आने वाले तत्व ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो आप नाम याद रखने का कुछ का कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है पीआरटी लेवल में पूछ दे कि ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ बोरोन, बोरोन क्या है, सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम क्या है, आर्सेनिक क्या है, एंटीमनी क्या है, या टेलुरियम क्या है, या पोलोनियम क्या है। ये आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेटेलॉइड है या उपधातु या अर्धधातु है। ये सब का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, पीआरटी लेवल में ये बन सकता है। तीसरी अध्याय में आपने देखा कि आबंध बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और धनात्मक होते हैं। कह रहा है कि तीसरी अध्याय में आप क्या पढ़े कि धातु क्या करता है, अपना बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन त्यागने का कोशिश करता है, त्याग करके वो 8वां जो है इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश में पूरा कर लेता है। इसलिए वो क्या होता है, विद्युत धनात्मक हो जाता है। क्या कि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहता है, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर देता है। आगे देखा कह रहा है कि आवर्त में जैसे जैसे संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाएगी ना, वो मजबूत होते जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचने लगेगा, तो वो छोड़ने की प्रवृत्ति क्या करेगी, कम कर देगी। वही कहना चाह रहा है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक दूर होती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पूर्वक निकल जाता है। ऊपर से जब आप भैया नीचे आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, सेल बढ़ते जाएगा तो नाभिक थोड़ा कमजोर हो जाता है, वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता है, ठीक है, पकड़ के नहीं रख पाता है, इसीलिए उसे त्यागने की क्षमता क्या हो जाता है, ग्रुप में ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, निकल जाता है। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है, समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक अभिलक्षण क्या होगा, आवर्त में घटने लगेगा। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटने काहे लगेगा, क्योंकि आप जैसे बाएं से लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि चार्ज बहुत ज्यादा होता है, प्रोटॉन जो है कस के खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण घट जाएगा। वहीं जब आप टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से जब बॉटम आएंगे तो क्या होगा, नया सेल जुड़ जाता है। नया सेल जुड़ने के कारण क्या होता है, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ जाता है। वो डिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो नाभिक उतना मजबूती के साथ उसको पकड़ के नहीं रख पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो उससे छूट कर अलग हो जाता है, तो धात्विक टेंडेंसी जो है बढ़ जाता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पीआरटी लेवल में बन जाए कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं या धनात्मक होती है। तो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जहां धातु का ये प्रवृत्ति होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना एक बंधन बना देता है, वहीं अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाती हैं और वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु आवर्त सारणी में किस ओर है। आप देखे होंगे कि दाहिनी ओर ऊपर में स्थित है अधातु, है कि नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब। तो ये याद रखिएगा। इस प्रवृत्ति से हमें इस तत्व के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय, कई बार ये आ चुका है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आपका आंसर होगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड
अम्लीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभ्यास प्रश्न आ गया मेरे भाई। इस तरह से पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 5 पुराने वाले एनसीईआरटी में हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। एक भाई है हमारे दीपक शर्मा करके, वो बार बार कहते हैं कि आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन बचेगा ना उसको भी करवा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये वाला भी आपको करवा देते हैं, इससे कुछ आपने सीखा वाला। इसमें भी देखिए क्या सब कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तत्वों के उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया? उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। डेबोनियर को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि डेबोनियर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, वहीं न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। हम एक बार रिकॉल कर लीजिए कि ट्रिक का सिद्धांत डेबोनियर ने दिया था, वहीं अष्टक का नियम अगर आपको पूछे कि ये किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ कैसे किया था? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा हमेशा। मेंडलीफ आएगा तो परमाणु द्रव्यमान आएगा, मॉसले आएगा तो परमाणु संख्या आएगा। आरोही क्रम में उन्होंने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा और नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी, तो वो कौन थे? वो मेंडलीफ थे। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई। इस तत्व के इस आधारभूत गुण का अर्थात संख्या की खोज मोसले ने की। आपसे पूछ सकता है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की, तो मोसले ने की। उन्होंने देखा कि जब परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रख रहे हैं तो उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन का नहीं हो पाया, समस्थानिक का नहीं हो पाया। लेकिन वही चीज जब हम परमाणु क्रमांक के साथ करते हैं, परमाणु संख्या के साथ करते हैं, तो वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है और पूरा परफेक्ट मिल रहा है हमको आवर्त सारणी। तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था? मॉडर्न वाला, और हेनरी मोसले ने दिया था, 1913 में दिया था, यह बात याद रखिएगा। मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों जिन्हें समूह कहा जाता है, 7 36 पंक्तियां जिन्हें आवर्त में व्यवस्थित किया गया। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि क्या बता चुके हैं कि ये जो तत्व है उनको कितने समूह में व्यवस्थित किया गया था। समूह कितने थे? 18 थे। पीरियड कितने थे? तो 7 थे। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता एवं संयोजन क्षमता, धात्विक और अधात्विक अभिलक्षणों जैसे गुणधर्मों को आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया। वही दीपक भाई कह रहे थे कि ऐसे तो हम भी सोचे थे कि करवा देंगे, लेकिन देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है। ठीक है, इस बार भी पीजीटी में आ गया था। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको पढ़ाए, तत्वों के धात्विक प्रवृत्ति घटती है। ये क्या है? असत्य है क्या? नहीं, ये तो सत्य है भैया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी क्या है? सत्य है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, ये वाला गलत है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचने लगेगा। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। कैसे अम्लीय हो जाएंगे? अभी आपको थोड़ी देर ही पता है। देखिए हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते थे, अच्छे से आप सीखिए कि जैसे जैसे आप पीरियड में दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो अधातु बढ़ेगा और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व समूह किस समूह के अंतर्गत होगा? किस समूह के अंतर्गत होगा? ये Mg मैग्नीज समूह के अंतर्गत होगा। क्यों होगा? ये एक्सप्लेनेशन आपको हमको कमेंट में बताना है। बताइए, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं? ये वाला तत्व जो है, ये सारा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये देखिए एकदम सिंपल सा है। दूसरे कोष में पहले कोष से दूसरे इलेक्ट्रॉन है, ये आपको खोज खोज के देखना पड़ेगा। इस तरह से देखते हैं, लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव वाला। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन 2 साथ, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? देखिए ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, ये भी सिंपल सा ही है।
हाँ, ये सब देखिए, ये सब तो कराने नहीं बैठे, सब्जेक्टिव है, ये सब करना भी जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। आगे 5वां नंबर क्या कह रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। 2 7 8 2 10 8 17 है। 17 किसका होता है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है बताइए? सिंपल है, कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? 8 2 10 7 17 हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व के रासायनिक समानता होगी? इसमें से कौन सा तत्व का रासायनिक समानता होगा? ये कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आपको इसका पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।